अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सवार अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान पर पेशावर हाई कोर्ट से मिलने वाले रिलीफ पर एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून और दीगर तहरीक इंसाफ मुखालिफ जमातों की जानिब से भी पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश शुरू हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों की जानिब से फिर से लाडलेपन वाला सलूक फराम किया जा रहा है, इस तरह की सहूलियात फराम की जा रही हैं और एक पूरा बयानिया इस हवाले से तरतीब देना शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन क्या इस बयानिए से मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा हो पाएगा या ये एक डिफेंसिव पोस्चरिंग है कि कल तहरीक इंसाफ को अगर फ़ायदा हो जाता है, कल तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात में बेहतर रिजल्ट लेकर आती है तो उस मामले को पहले से ही छोड़ दिया जाएगा। भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को रियासत की जानिब से, अदालतों की जानिब से सहूलतकारी मिल रही है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो पहले से ही कह रही है कि हम इस इलेक्शन के अंदर बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है। इंतखाबी निशान का मामला हो या कैंडिडेट से नॉमिनेशन पेपर छीनने के मामलात हों या फिर जलसे जुलूस और रैलीज करने के बारे से मामलात हों, किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। नून लीग की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ और अता तारन ने और दीगर कई रहनुमाओं ने इस हवाले से बड़ी खुलकर बात की है, अदालतों के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहूलतकारी क्यों फराम कर रही है। जरा सुनिए। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। केपी में ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है, रिश्तेदारी है। एक शख्स 9 मई के हमले भी करता है, साइफर से भी खेलता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ठीक नहीं कराता। कोर्ट जो है वो एक के बाद एक उसको रिलीफ देती है, जिसके अंदर लाडलाइज्म जारी है, सहूलतकारी जारी है। कल को आप कहेंगे कि ये इतना मासूम है कि तमाम काम इसने मासूमियत की हालत में किए थे, इसलिए इसको माफी दी जाती है। इलेक्शन कमीशन और दीगर जमातों के अलावा निगरान हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात को भी बादी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने से ताबीर किया जा रहा है, जिसकी झलक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन रिमार्क्स में से सामने आई जिनमें निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला की बानी चेयरमैन से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर करते हुए चेयरमैन पीटीआई को बानी चेयरमैन से मुशावरत की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है, इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। बानी और चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? दूसरी जानिब इन इक़दामात को देखते हुए आज तहरीक इंसाफ ने भी भरपूर मुज़ामत का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से हाई कोर्ट पे वो हमलावर हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। इन सारे सियासी रहनुमाओं, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि नून लीग पिछले कई दिनों से लाडले के मुकाबले में एक मासूम का बयानिया बना रही है। एक बंदा जो जेल में बैठा है, उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान खतरे में है, वो कैसे लाडला और मासूम हो सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर साइफर केस में अपने फैसले दिए हैं, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये एक बड़ी संजीदा नौयत का पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला था, जिसको फिर जो अगर आप उनके जो फैसला पढ़ें और ख़ास तौर पे जो एक जस्टिस साहब ने उसके साथ अपना कंकरिंग ओपिनियन दिया है, जी हाँ, उस सारे नेशनल सिक्योरिटी के मामले को सियासत की नज़र कर दिया गया है। और तो जिससे फिर ये एहसास हुआ कि जी गालिबन अदालत में फिर शायद कोई नरम गोशा मौजूद है कि एक अमानत में खयानत हुई है। और खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं इस पे कि जी उन्होंने कहा कि मुझसे गुम हो गया वो खुफिया कागज। तो पाकिस्तान के जो नेशनल सीक्रेट्स हैं उनके मंदरजात कोई भी हों, लेकिन एक ऐसा दस्तावेज जो कि पाकिस्तान के खुफिया रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान और दुनिया के तमाम ममालिक इसी जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बुनियाद पर अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करते हैं, डिप्लोमेसी कंडक्ट करते हैं। तो लिहाजा वहां जब उसको भी
जब सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया और फिर हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में जो जज उस फैसले के अंदर तो सर बड़ा वाजे आ गया था, फैसले के अंदर लिखा था, जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की है, उन्होंने कहा था अल्दो ये टेंटेटिव नेचर की है, लेकिन साइफर वाले मामले के ऊपर वो कहते हैं किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हुए, हमारी जो कम्युनिकेशन के कोड की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कहीं भी मुतासर नहीं हुई। वो कहते हैं नहीं बनता इसमें मामला ऐसा संगीन जितना हाई कोर्ट ने। देखिए ना, यही तो इशू है कि जो एक खुफिया दस्तावेज का मंजर आम पर आ जाना, ये आज खुद जुर्म है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कोर्ट का डिटरमिन करना का इशू नहीं है। जो कानून का तोड़ना है वो तो उसको खुफिया हैसियत से निकाल कर सामने लेकर आना और उसका गुम होना है। उसके बाद की जो इश्यूज हैं वो तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने डील करना है उसके। वो कोर्ट का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। वो जो ब्रेक है कानून की, वो तो उसके खुफिया सिचुएशन से पब्लिक होने में हुई है और कोर्ट ने ये डिटरमिन करना है कि भी क्या ये हुआ है कि नहीं हुआ। और बड़ा वाज़ेह है, इमरान खान तो उसका खुला इतराफ कर चुके हैं टेलीविजन पे। सही है। और दूसरा सर आप बल्ले पे बात कर रहे थे, बल्ले वाले मामले के ऊपर तो सर आप पार्टी नहीं है, पार्टी उसमें इलेक्शन कमीशन है या अकबर शेर बाबर हैं, और इलेक्शन कमीशन भी बीइंग आईनी इदारा उसे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट में डीबी के सामने अपील करने जा रहा है। नून लीग का तो इस मामले के अंदर लोकल स्टैंड आई है ही नहीं है, और नून लीग जो है वो पूरा इस पर एक बयानिया बना रही है। मसला यानी कि वो जो आपके साथ हुआ था 2018 में ज्यादती थी, गलत हुआ था, आपसे इंतखाबी निशान छीना गया था सेनेट के इंतखाबात के ऊपर, वही ज्यादती आज आप की पार्टी सपोर्ट कर रही है एक और पार्टी के साथ अगर हो रही है तो? देखिए, ये ज्यादती कोई सड़क पर किसी एक शख्स ने किसी और को के साथ कोई बदतमीजी की, ये वो ज्यादती नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ जो ज्यादती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर लिखी गई है। तो और आज तक वो असूल डिटर्मिन है कि अगर किसी जमात का सरबराह नाअहल हो जाए, पहले उससे सदारत छीनी जाए, फिर उसकी तरफ से जो टिकट्स हैं वो उनको गैर कानूनी करार देकर पार्टी का निशान वापस ले लिया जाए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने उन फैसले को किसी भी तरह ओवरटर्न नहीं किया। हमारा मुतालबा ये है कि अगर वो असूल कायम है तो फिर उसका इतलाक सब पर होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जी हमारे वो फैसले फॉर्मली ओवरटर्न करे। लेकिन आज तक चूंकि हमें बार बार ये भी सिखाया गया कि जी जब तक टिकट तो अभी पीटीआई ने जारी नहीं किए, टिकट तो अभी पीटीआई ने जारी नहीं किए सर। वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एक एतराज था, उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी उसी तरह से सारे हो गए थे बिला मुकाबला, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के सारे हो गए थे बिला मुकाबला लोग। जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा मुतालबा आज भी वही है जो कि जिस तरह तहरीक जो तौहीन अदालत के केसेस में हुआ, हमारा मुतालबा ये नहीं है कि इनको भी हमें सजा मिली तो इनको भी सजा दें। हमारा मुतालबा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ असूल वज़ा किए हैं जिन पर अभी कानून साजी नहीं हुई, तो फिर वो असूल, उनका जो फैसला है वो कानून का दर्जा रखता है, और जब तक वो ओवरटर्न नहीं होता तो उसका इतलाक सब पर होगा। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है। हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से भी यही है कि अगर उन्होंने एक असूल किसी एक जमात पर किया है तो सब पर लागू करें। तो सर ये जो लाडले वाला बयानिया अभी आप बना रहे हैं, इस तरह के बयानिया इंतखाबात में तब बनते हैं, उस सूरत में बनते हैं कि जब आप दूसरी पार्टी से इनसिक्योर फील करते हैं या आपको लग रहा होता है कि भाई ये जो है जीत जाएगा इंतखाबात। तो अभी भी आपको तहरीक इंसाफ के हवाले से आप खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि भाई ये बयानिया जो है लाडले का आपने पहले ही बनाना शुरू कर दिया, डिफेंसिव आपने एक अप्रोच इख्तियार की है कि आपको खतरा के तरीके इंसाफ जो है वो कहीं इलेक्शन ना जीत जाए, खान साहब दोबारा इंतखाबी मैदान के अंदर ना आ जाए, इन चीज़ों के हवाले से, या फिर आप अवाम के अंदर पजीराई हासिल करने के हवाले से आपको उम्मीद है कि ये बयानिया बनता है तो अवाम के अंदर नून लीग के साथ अवाम की सपोर्ट आ जाएगी भाई कि इनके साथ जाती हो रही है, उनको अनड्यू फेवर दिया जा रहा है? सबर भाई, इंतखाबात का दौर है और 21वीं सदी के सोशल मीडिया का दौर है। इसमें हर रोज नए बयानिए बनेंगे, हर रोज नए एतराजात, तौजीहात, नए नुक्ताए एतराज होंगे, और हमने इसी में से गुजर कर इंतखाबात तक पहुंचना है। तो लिहाजा ये कहना कि जी कोई जमात उसके ये एहसासात हैं और वो महसूसात हैं, हम सब इस जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इबलाग का कि अवाम तक कैसे पहुंचना है, वो हर रोज हमारे सामने है। लिहाजा हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और ये आप इस पर गौर फरमाइए कि मुस्लिम लीग नून अपना
नुक्ता नजर दे रही है। हमने अभी तक किसी को ना चोर कहा है, ना डाकू कहा है, ना गद्दार कहा है, ना काफर कहा है, ना जानवर कहा है। तो लिहाजा हम अपने जो एक जमहूरी और पाकिस्तान की जो रवायात हैं, तहजीबी रवायात, उनके मुताबिक हम अपना नुक्ता नजर कौम के सामने रख रहे हैं और हर रोज रखेंगे इंशाल्लाह इंतखाबात तक। और सर मुझे ये बताएं कि आपने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम पे, बल्कि 2 हफ्ते पहले आपने कहा था कि अब नून लीग की कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और पिछले हफ्ते बात हुई थी इस पर कि नेक्स्ट वीक से कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्शन में आज जब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 41 दिन की दूरी पर हैं इंतखाबात से, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम नज़र नहीं आ रही जो शायद होनी चाहिए थी, या फिर माजी में हम जिस तरह की देखते रहे हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है वो बंद कमरों के अंदर ही चल रही है, सारी इलेक्शन की तैयारी और सारी स्ट्रेटजी, सारी जो प्लानिंग है। अवाम में कब निकल रहे हैं, कब से जलसे शुरू कर रहे हैं, और इसमें ताखीर क्यों है? जी, जिसको आपने बंद कमरे कहा, वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क से जो हमारे मर्दो ख्वातीन उम्मीदवार थे, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, मखसूस नशिस्तों के, उनमें से एक एक शख्स की, एक एक खातून की बात खुद सुनी है। तो ये एक बहुत बड़ा जमहूरी अमल है जिसको आप बंद कमरा कह रहे हैं। वो बंद कमरा नहीं है, वो जमहूरियत का कमरा था जहां हर एक ने अपनी बात सुनाई है, अपनी राय दी है, अपने इलाके की बात की है। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा एक लिसनिंग प्रोसेस था जो, और उनको इससे नवाज शरीफ को एहसास भी हुआ कि पाकिस्तान जो 4 साल पहले का था वो नहीं है, उसमें लोग, उसमें तब्दीली आ गई है, लोगों की तवक्कुआत बदल गई हैं। तो लिहाजा एक बड़ा बहुत ही वैल्यूबल प्रोसेस हुआ। और एक्चुअली इस प्रोसेस में जो बीच में कुछ रुकावटें आई, कुछ दिन जो हैं बीच में जाना पड़ा है, वो हमारी ये तवक्को है कि कल इंशाल्लाह उसका आखिरी दिन होगा, तो उसके बाद फौरी तौर पर कैंपेन शुरू हो जाएगी। सर वोट के लिए ऑब्वियसली अपने अवाम के पास जाना है, वो एक अवामी ये प्रोसेस है सारा इंतखाबात का। अवाम के पास जितना जल्दी जाएंगे, शायद जितना ज़्यादा टाइम आप अवाम के साथ स्पेंड करेंगे, वो ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा देगा। सर जी, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो नए साल का शुरू होते ही जो है वो जलसों का आगाज हो जाएगा। हम सब ने अपने अपने हलकों में जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं और मुख्तलिफ जो लोगों से गुफ्तगू करनी है उसका आगाज कर दिया है। ये मैं जरूर बता दूं कि एक पाकिस्तान का जो सियासी मिजाज है उसमें जरूर एक तब्दीली नजर आ रही है कि अब इलेक्शन जो है वो एक मेला ठेला नहीं रहा। ये एक संजीदा प्रोसेस है, एक रेगुलर प्रोसेस है। माशाल्लाह कि आप देख रहे हैं कि ये 2002 और चाहे इलेक्शन की अपनी नौयत क्या कोई भी हो, 2002 और 18 के ऊपर तो बहुत सवाल है, लेकिन हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम भी अब उसको संजीदगी से ले रहे हैं, बजाय ये कि हम कहें कि ढोल बजाते हुए आ रहे हैं, ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के जो वोटर हैं, मेरे जैसे गुजरांवाला के वोटर्स हैं, उनके साथ जाके जलसा नहीं करना, उनसे बात करनी है कि पाकिस्तान को कैसे आगे जाना है, आपके बच्चों के लिए रोजगार कैसे पैदा करना है, महंगाई कैसे खत्म करनी है। तो ये एक्चुअली एक गुफ्तगू की कैंपेन है, बजाय कि हम कहें हम बहुत इस पे ढोल बजाते हुए और शहनाइयां बजाते हुए कैंपेन कर रहे हैं। अभी तक तो सर कैंपेन के अंदर वो लाडला है, हम लाडले नहीं हैं, मैं लाडला नहीं हूँ, वो लाडला है, वो इस तरह की अभी तक चल रही है। सर दूसरा मुझे सर ये बताएं कि आपने कहा है कि बड़ा थॉट प्रोसेस था, एक एक कैंडिडेट से मियां नवाज शरीफ साहब मिले, उनको सुना गया, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी नून लीग के लिए बायस तशवीश बनी हुई है कि टिकटों की तकसीम के मामले पर नून लीग के अंदर बड़ी एक तशवीश पाई जाती है कारकुनान के अंदर, जिसपे हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, आज से हमजा शहबाज ने 2 रोज़ पहले पार्टी की मीटिंग में, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने बड़े सख्त एतराज़ात उठाए कि भाई लाहौर के अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने कहा हमारे कारकुनान को नज़रअंदाज कर दिया गया जिनकी कुर्बानियाँ थी। फिर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी वो कहते हैं कि कुछ फेवरेटिज्म चला है, पसंद नापसंद चली है, जो पार्टी के जनरल वर्कर्स थे वो नज़रअंदाज हो गए। तो ये किस तरह का थॉट प्रोसेस है सर कि जिसपे हमजा शहबाज साहब ने बड़ा शदीद एतराज़ उठाया और इसकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई तरदीद नहीं आई? जी, इस प्रोसेस को शफाफियत और जमहूरियत और एक दूसरे का एहतराम कहते हैं कि ये सारा जो अमल हुआ है इसमें वो भी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन थे हमजा शहबाज साहब, और उनका चूंकि बड़ा एक्सपीरियंस है पंजाब के मामलात में खासतौर पर देखने का, तो लिहाजा उन्होंने अपनी राय दी है। और देखिए 1000 के करीब नशिस्तें हैं चारों सूबाई असेंबलियों की और कौमी असेंबली की, उनमें से हैंडफुल है, यानी आप हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं जिन पर कोई जो है आपस में इख्तलाफ है। बाकी सब नशिस्तें तो बड़ी बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हैं, और उनके ऐलानात जो हैं ये भी तवक्को है कि नए साल के आगाज के साथ ही हर रोज टिकटों के ऐलानात शुरू हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल तैयार हैं
इलेक्शन कैंपेन के लिए, और कायदे मोहतरम ने अपना जो शेड्यूल है वो इस वक्त मुरतब हो रहा है कि उन्हें पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ जलसे करने और कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ हूँ, जिन्होंने आज बड़े सख्त उन्होंने आज जुमलों का इस्तेमाल किया, जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क के अंदर चल रही है, एक पार्टी जो है उसे लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम किया जा रहा है, उसके कैंडिडेट से कागजात नामजदगी छीने जाने, स्क्रूटनी के अमल में उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाना, फिर तजवीज़ कुनंदा ताई कुनंदा के मामले पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होना, उस पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो जुमले कहे बड़े सख्त है। मैं उस पर बात कहूँगा ज़रा, ये पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वाले से, सॉरी जो मुतल्लिका जज थे जिन्होंने ये तहरीक इंसाफ के बल्ले के वाले से फैसला दिया इंतखाबी निशान के वाले से, उनके ऊपर एक पूरी कैंपेन बिल्ड कर दी गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इस कैंपेन की सर क्या वजह है? आप तो कहते हैं कि हमें जजों ने बड़ा रिलीफ दिया, बड़ा आपको मियां नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिला, तो फिर वो जज जो आपके खिलाफ फैसला दे वो ठीक है, जो आपके खिलाफ दे वो बुरा हो जाता है, और बड़ी सख्त कैंपेन कब से शुरू कर दी नून लीग ने? जी, मेरी आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आला अदलिया से गुजारिश है, और वो ये है कि जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा उसको दोहराएं कि खुदारा अपने फैसलों के जरिए बोले, और ये जो राय देने का अमल है ये पाकिस्तान की सियासत में और जमहूरियत में पहले भी इसने परेशानी पैदा की, जब नवाज शरीफ को नाहक सिसिलियन माफिया कहा गया, इसकी जरूरत नहीं थी। उससे लेकर अब तक जजों की जो राय है और रिमार्क्स हैं, उनकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं होती, लेकिन वो दूसरी जो उनकी मातहत अदालतें हैं उनमें उसको प्रेजुडिस करती है। लेकिन सर जो सूरत हाल है, सर जो सूरत हाल है वो उन्होंने की तो सर एक हकीकत की आज तर्जुमानी की है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की निगरानी में खौफनाक निजाम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन के प्रोसेस को, जमहूरी प्रोसेस को डिटेल करने की लगता है कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत की तर्जुमानी के लिए मेरा भाई समरजू है, मीडिया बात कर रहा है ना। कोर्ट ने या तो फैसला देना है, लेकिन कोर्ट को राय देने का ऑप्शन जो है, अब ये कोर्ट का जो कॉन्डक्ट है इस पर अल्लाह ताला करम करे, जो भी नई हुकूमत मुंतखब करेंगे पाकिस्तान के अवाम, इस पर ये बात करनी पड़ेगी कि देखिए आइन के तहत इंतखाबात की मुकम्मल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है। अदलिया ने भी इस मामले में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है, तो लिहाजा बजाय ये कि हम इस अमल की का जो तकद्दुस है उसको कायम रखें, एक राय के जरिए जो है इसको प्रेजुडिस करने से यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को ये राय या ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो भी राय है उसे कानून की बुनियाद पर उन्होंने अपने फैसलों में जाहिर करना, ये मेरी उनसे दरखास्त है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब की प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, जिनसे आप जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब भी क्या बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से खतरात या खदशात मौजूद हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि अभी भी खतरा मौजूद है, साजिशें जारी हैं। और नाज़रीन, दूसरा तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताया जनाब के बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर आज भी आपके पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे अभी भी साजिशें हो रही हैं, खतरा मौजूद है बल्ले के इंतखाबी निशान को। क्या आपको लग रहा है कि चूंकि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज करना है इस पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को पेशावर हाईकोर्ट के डीबी के सामने, फिर वहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी जा सकता है, खतरात अब आपको किस स्टेज पे नजर आ रहे हैं कि कहाँ से फैसला आपके खिलाफ आ सकता है, बल्ला वापस हो सकता है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। समर साहब, कोशिशें तो हमारे मुखालिफिन की हैं, जिस तरह आपने देखा कि ऑन स्लॉट किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने इस पे प्रेस टॉक की, उन्होंने उसके अलावा उनके जो पार्टी के और लीडरान हैं, मरियम साहिबा या और उनकी जो सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप, वो बहुत सी जमातों की तरफ से, मौलाना साहब सब की तरफ से कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो फेयर प्ले को रोका जाए और फाउल प्ले किया जाए।
फाउल प्ले करने की कोशिश की जा रही है। ये वैसे ही है जैसे बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे और किसी की बॉलर की बॉलिंग बहुत तेज होती थी, हम कहते थे नहीं नहीं इसको मत खिलाओ, बाकी सबके साथ खेलना है। इनको पता है कि बल्ला अगर मैदान में रहा तो कौम तो फैसला कर चुकी है, बल्ला ना भी रहा तो कौम फैसला कर चुकी है। कौम बल्ले के साथ नहीं है, कौम इमरान खान और तहरीक इंसाफ की नजरिए के साथ है। सियासी जमातें कैसे ले सकती हैं, सियासी जमातें कैसे महरूम कर सकती हैं आपको बल्ले के इंतखाबी निशान से? सियासी जमातें, उनकी ख्वाहिश हो सकती है सियासी जमातों की, उनकी जानिब से जो बयानिया भी बन रहा है वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है फैसला अदालती फोरम से करना है, या पेशावर हाई कोर्ट के पास है मामला, या ये मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। सियासी जमातें तो ख्वाहिश कर सकती है, बाकी इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं अमलन। देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले नून लीग के अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो कोशिश इनकी यही है कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को मौका देखें। मसला क्या है, देखें इनको पता है कि कौम उनके साथ नहीं है, अवाम नहीं है, अब कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। अगर बल्ला ना रहे तो मतलब है तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी। इसका मतलब है फिर हमारे कौमी असम्बली में, पंजाब में, पश्तूनख्वा में और बाकी मुल्क में जो है हमारे जो रिजर्व सीट्स हैं, जो माइनॉरिटी सीट्स हैं, वो हमारे पास नहीं होंगी। वज़ीर आज़म की दौड़ से हम ये बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फाउल प्ले हो, किसी भी तरीके से इमरान खान को जेल में रखो, बल्ला इनके हाथ ना आने दो, खिलाड़ियों को तकसीम करो ताकि एक एक जगह से 10-10 बंदे खड़े हो, हर बंदा कहे मैं नजरियाती हूँ, असल में तो मैं हूँ। ये नहीं होगा इंशाल्लाह। हाई कोर्ट पेशावर ने जो फैसला किया है, हक पे फैसला किया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये फैसला बरकरार रहेगा और इंशाल्लाह अजीज इस इलेक्शन में तमाम जमातें अपने अपने निशान पे वो मुकाबला करेंगे और फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सिस्टम जो है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2/3 अक्सरियत को आखिर कब तक आप दीवार से लगाए रखेंगे? सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवा शिकायत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 47 शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे पास आई हैं बाज़ाब्ता तौर पर, कि जिसमें कहा गया कि इनसे नॉमिनेशन पेपर छीने गए, लेकिन 47 के नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो चुके हुए हैं। तो वह कह रहे हैं फिर इसमें कहाँ है खराबी, कहाँ है गड़बड़? यार समर साहब, आपकी तो माशाल्लाह नजर अच्छी है, लेकिन फिर भी आप चश्मा यूज करते हैं, तो इस तरह का कोई दो इसके साथ जरब करके ना, जरा इससे डबल ताकत के चश्मे आप लगा दें उन सबको जो कहते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं एज एन ऑनरेबल ऑफिसर कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पब्लिकली आके अपोलोजाइज करें जो उनके नीचे इंतजामिया ने किया है, और एक्सप्लेन करें कि किस अथॉरिटी के तहत उनकी आंखों के सामने न सिर्फ सिविल कपड़ों में बल्कि पुलिस की वर्दी में लोगों ने कपड़े जो है अपना कागजात छीने, खींचतानी की खवातीन के हाथ से, कि उन खवातीन के हाथ से जो परवेज इलाही साहब की वाइफ के साथ हुआ। आप मुझे बताएं, इस पे कोई बयान आपकी नजर से गुजरा है? सिटिंग वजीर आला जो कि इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूं, मेरा उनसे कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो कब की अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। क्या उनकी तरफ से कोई माजरत? मेरा तो इस पे नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 47 शिकायत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, 47 की 47 एंटरटेन हुई हैं और 47 के नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए हैं। देखिए वो तो बंदा आपका महरूम तो नहीं रहा ना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से। देखें अवाम के सामने आप कहां ठहर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपने 2 दिन की एक्सटेंशन दी, अगर वो 2 दिन की एक्सटेंशन आप ना देते, पहले 3 दिन में तो हमारे पंजाब में से तो 65% बंदा अपने कागजात जमा ही नहीं कर सका था। आपने मुझे इस बात पे अपनी, जाहिर है आपसे तो सवाल नहीं है लेकिन क्या ये सवाल वैलिड नहीं है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आके कौम के सामने, खासकर पंजाब की जो अवाम है उनके सामने अपनी वजाहत पेश करें, क्यों उनके नीचे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा किया, किसके हुक्म पे किया, किसको खुश करने के लिए किया, कौन है वो लाडला प्लस? ऐसा तो पख्तूनख्वा में उस पैमाने पे नहीं हुआ, इवन सिंध में नहीं हुआ, कराची। फिलहाल तो लाडले का टाइटल दोबारा आपको मिल गया है, फिलहाल तो लाडला, मासूम, ये सारे टाइटल दोबारा आपको मिल गए। नून लीग बाकी जमातें बड़ा खुल के एक बयानिया बना रही है, कह रहे हैं लाडले तो ये जिन्हें अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। समर साहब, सोना लाडला 150 दिन से जेल में, पार्टी चेयरमैनशिप से उसे छीन ली गई और उसकी जमात से बल्ला छीन लिया गया और उसके कारकुनान से कागजात छीन लिए गए। दिन को कागजात छीनते थे, रात को बल्ला छीनते थे। लोग हमारे बाहर नहीं निकल सक रहे, पर्चे हम पे कट रहे हैं, लोग हमारे अगवा हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, लोग जबरदस्ती हमारे जो है उनकी
लॉयल्टीज चेंज हो रही हैं, सोना लाडला है? अगर ऐसा लाडला है, मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान, कहते हैं इनका बड़ा कोई प्रोफाइल ऊंचा किया जा रहा है। लेट्स स्विच द रोल्स, आ जाएं आप अडयाला में, आपका भी प्रोफाइल ऊंचा हो जाएगा। आप खान साहब की जगह आ जाएं, खान साहब को निकाल देते हैं, शाह साहब भी निकल आते हैं, क्योंकि शाह साहब ने बड़ी तकलीफ जो है कुरैशी साहब ने गुजारी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब आप आ जाएं, साथ में शहबाज साहब को ले आए, ताकि आपका भी प्रोफाइल वैसे ही नीचे तो किसी तरीके से तो ऊंचा हो। अगर ये प्रोफाइल ऊंचा करना है, वो भुगत चुके हैं, वो अपनी बारी का कर चुके हैं, भुगत चुके हैं, वो 2018 में कर चुके हैं, वो 2018 में कर चुके हैं, पूरा 2018 के इंतखाबात के टाइम पे वो अपनी बारी का कर चुके हैं। हमेशा लोगों को भुगताया है। देखिए मैं किसी भी सूरत में, मेरी बात सुने, मैं किसी अच्छा चले ये बताएं, वो गलत था जो उस वक्त उनके साथ हो रहा था ना इलेक्शन के टाइम पे? मैंने रहमान साहब की बात का भाईजान सुन तो लिया करें, आप इतने अतावले होते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते। बोले आप हमसे भी, आप पीटीआई से भी तेज हैं। मैं ये कहता हूं, मैं किसी भी सियासी लीडर को मैं नहीं कहता कि उनको इंतकाम में अंदर करें। ये तो मैंने जवाब दिया फजल रहमान साहब को, वो कहते हैं बड़ा कोई प्रोफाइल ऊंचा किया जा रहा है। मैं कहता हूं ये जो बयान दिया है हमारे पश्तूनख्वा के एमएल वली खान साहब ने, उस बयान की डिटेल में मैं नहीं जाता। जो एक मोहतरम हाई कोर्ट पेशावर के बारे में बयान दिया, ये इस तरह के बयान आप ये देख लें कि जिन लोगों ने किसी को खुश करने के लिए जजों को टारगेट किया, आज वो किधर हैं? उनकी जमातें उनको जो है वो टिकट देने की रवादार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि यार ये बचपना बहुत हो गया है। देखें समर साहब, बचपना बहुत हो गया है। बड़ी बातें ये भी सुन रहे हैं कि 30 तारीख को पता नहीं हमारे कितने कोई लोगों को जो है कागजात रद्द कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। वो रद्द भी करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे, हाई कोर्ट से नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, उधर से नहीं होगा। बहरहाल वो जजों के खिलाफ तो आप लोगों ने भी बड़े सख्त मुजाहरे करवाए थे, लंदन में जूते तक मारे गए थे जजेस की तस्वीर के ऊपर। बहरहाल इस डिबेट को छोड़ते आगे बढ़ते, ये बताएं कि अब आप इंतखाबात पे जा रहे हैं, आप इंतखाबात पे जा रहे हैं, टाइम बड़ा कम है इस तरह स्वीपिंग टाइम तो उनके पास कम है, आपके पास तो बहुत है भाई। मेरी बात सुने, हमारे पास कम है टाइम। देखें इलेक्शन भाईजान, हम हमेशा जुडिशरी के साथ खड़े रहे। जब हमारे खिलाफ भी फैसले आए, किसी हमारे लीडर ने थ्रेट नहीं किया। इमरान खान साहब से लेके मेरे तक फर्स्ट सेकंड थर्ड लीडरशिप में किसी, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, इवन जो लोग कहते हैं ना कि मुराद सईद बड़े अग्रेसिव है, मुराद सईद साहब का मुझे कोई बयान आप निकाल दे जिसमें किसी जज को थ्रेट किया गया हो, किसी और हमारे शहबाज गिल साहब का निकाल, जज जेबा वाला केस एक चल रहा है इस्लामाबाद में। हम देखें, हम जजों को थ्रेट करने वाले लोग नहीं है। और वो जो है खान साहब बजाते खुद गए थे, और हमारी बहन है, हमारे लिए ऑनरेबल है, और हमारी ऑफिसर है, मुल्क की जो है जुडिशल ऑफिसर है। खान साहब ने खुद जाके माजरत की है। क्या चले कुछ था तो माजरत की ना, जाके कभी माजरत करने की कोशिश की है? कभी किसी ने माजरत की है? जो इनकी चला देना क्लिप्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा चले मुझे फाइनली बता दें अली खान साहब, ये बता दें कि इंतखाबात आप जा रहे हैं, टिकट्स के वाले से मुलाकात भी हो रही है खान साहब की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर साहब की, तो फाइनलाइज है टिकट्स वगैरह? खान साहब ने कुछ किए अपनी तरफ से फाइनलाइज के बाद इन लोगों को देने टिकट्स और जाना है इंतखाबात के अंदर, और कब तक टिकट जारी कर रहे हैं? वक्त पे टिकट जारी होंगे, और जो मोस्ट एलिजिबल हैं खान साहब खुद इसको देख रहे हैं, तो ये सबके लिए बड़ी तसल्ली की बात है। हमने एक्स्ट्रा पेपर इसलिए जमा करवाए हैं कि जो हमारे साथ हो रहा था, हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि किसी भी हल्के में जो है कोई हल्का जो है वो खाली हो। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो कि हमारे एक्स पार्लियामेंटेरियन या टिकट होल्डर्स जो खड़े रहे मुश्किल में, साथ में वकला को भी देखा जाएगा और यूथ को भी, क्योंकि ये यूथ की जमात है, यूथ को भी इंशाल्लाह टिकटें दी जाएंगी। सही है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त है, जिनका कहना है कि मामला अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, आने वाले चंद दिनों में ये मामला फाइनलाइज कर लिया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मेलबर्न टेस्ट के हवाले से, पाकिस्तान का एक ख्वाब जो कि ख्वाब ही रह गया और एक ड्रॉप कैच की वजह से और चंद मुतनाज़ा फैसलों की वजह से पाकिस्तान 24 साल बाद जो एक तारीख रकम करना चाह रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीत लेते, वो ख्वाहिश ही रही। बात करेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 28 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पाकिस्तान का फतह का कहत जो है वो ख़त्म ना हो सका और एक उम्मीद पैदा हुई थी मेलबर्न टेस्ट के अंदर कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, जब दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर को पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बिल्कुल वो लड़खड़ा गया था, लेकिन फिर एक ड्रॉप कैच की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स बिल्ड की और 317 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को जीतने के लिए, और पूरी पाकिस्तानी टीम आज 262 रन बनाकर आउट हो गई।
वजह क्या हुई, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई इस टेस्ट मैच को जीते जीते हम रह गए। बात करेंगे डॉक्टर नुमान नियाज साहब से, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और एनसाइक्लोपीडिया भी इन्हें कहा जाता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि क्या हुआ ऐसा कि उम्मीद कल तक तो एक बड़ी जाग गई थी कि हम शायद वो 28 साल तारीख तोड़ दें, वो 16 मैचेस की स्ट्रेट जो हमारी एक चल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जो हारते आ रहे हैं, शायद वो स्ट्रीक भी टूट जाए, लेकिन वो ना टूट सकी। कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ से हम ये मैच हारे? सबसे पहले तो ये टीम अंडर रिसोर्स्ड है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि दे हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स। और ये टेस्ट मैच मैं तो कंग्रेचुलेट करूँगा इस पाकिस्तान की टीम को, जो अपनी लिमिटेशंस के बावजूद, जहाँ पे इनके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी लंबी बॉलिंग की है, हालांकि उनकी फिटनेस थोड़ी सी अब स्केप्टिकल हम होते हैं क्योंकि उनकी पेस हैज़ कम डाउन। कलेक्टिव पेस पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की 129.4 किलोमीटर्स थी। अब टेस्ट मैच ऐसे नहीं जीता करते। सेकेंडली आपकी बैटिंग फ्रेल रही, लेकिन वेल लेड, गुड कैप्टनसी स्ट्रेटेजिकली और टेक्टिकली बाय शान मसूद, अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज़ किया, खुद उनकी बैटिंग फॉर्म वापस आई और उनका जो एटीट्यूड है कि प्ले फॉर द टीम और ज़रा नए टेम्पलेट के साथ खेलना चाहते हैं, अनलाइक जो हम ब्लॉक होते थे। लेकिन 72 गेंदें खेल के अब टेस्ट मैच जीतते नहीं। आपने 60 तो किया, लेकिन यू डोंट विन द टेस्ट मैचेस। एग्जैक्टली। साउथ शकील इज़ नॉट इन द रन्स, इज़ अ वेरी फाइन प्लेयर। ये नहीं कि अब उसके पीछे पड़ जाएं। बाबर आजम के लिए एक अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, एक ही तरह की बॉल पे मुसलसल आउट होना शुरू हो गया। और इस टेस्ट में तो मैं कहूँगा दोनों इनिंग में ब्रिलियंट डिलीवरीज। ये नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बाबर से आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा करते हैं। अब्दुल्ला शफीक का कैच, अब मैं उस लड़के को डिस्करेज नहीं करना चाहता, ही इज़ ए फैंटास्टिक बैट्समैन, एग्जैक्टली, ही एड्स वैल्यू, लेकिन कैचेस गिर जाते हैं। 2 गिर गया, वो गिरा जिसका ना, वो मिचेल मार्श अगर आप देखें तो ही इज़ द ब्राइटेस्ट प्रॉस्पेक्ट। वार्नर ने 100 पहले टेस्ट में ज़रूर किया, लेकिन ये बहुत कंसिस्टेंट है। और अगर आप एक और गौर करें कि 20 पे कैच छुटा था तो दे वुड हैव बीन 46 फॉर 5। एग्जैक्टली। वहाँ से रीजुविनेट होना और री इनकारनेट होना ऑस्ट्रेलिया कर सकता था जितने वो प्रोफेशनल हैं। अच्छा। लेकिन इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल हो जाता। एग्जैक्टली, वो जो डिफरेंस आया उस कैच के छूटने के बाद, वही उन्हीं रनों से मैच हार के पूरा। फिर आपने अलमिया ये है कि आपने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स पैदा किए जो ऑस्ट्रेलिया गए, इंक्लूडिंग शुएब अख्तर एंड वसीम अकरम एंड वकार यूनुस एंड आसिफ एंड आमिर, बड़े बड़े नाम थे। Exactly. लेकिन हम 1994-95 के बाद इस टेस्ट में पहली मरतबा हुआ हमने ऑस्ट्रेलिया के 20 आउट किए। ठीक है, तो इसका मतलब है अपनी लिमिटेशन। कितने टाइम बाद हमने किए ये? 28 ईयर्स, 28 साल के बाद। 28 ईयर्स के बाद हमने 28 साल के बाद हमने 20 आउट किए दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को। आखिरी दफ़ा सिडनी में आउट किया था जो हम टेस्ट मैच जीते थे। ठीक है, मैं समझता हूँ मीर हमजा अब अगेन ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और वो क्यों, वजह क्या है? 106 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, तो उसके पीछे एक वो नहीं रेपिटेशन कहते हैं, उसके पीछे एक एक्सपीरियंस है, सेवी है, जिसने उसको आउट किया, ट्रेविस है, बहुत कमाल आउट किया। सो अगेन इन्होंने आमिर जमाल इज़ अ गुड एडिशन, लेकिन यू नीड एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। स्पिनर आपके पास है नहीं, यहाँ पे आप एक स्पिनर शॉट चले गए, 11 आपके गलत खिलाए आपने। हाँ। आप एक स्पिनर अगर होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। मैं बिल्कुल इसलिए सवाल करना चाह रहा था कि सलमान अली आगा, जिन्हें डोमेस्टिक में भी मैंने रेगुलर बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, वो इतने बड़े टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैचेस के अंदर उन्हें एज अ प्रॉपर ऑफ स्पिन बॉलर खिलाया जा रहा है, तो ये एक गलत फैसला था। देखें अब प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि आपके पास जो इस वक्त स्पेशलिस्ट स्पिनर्स भी अवेलेबल हैं, उनमें 37 साल का नुमान अली या 37 साल का काशिफ भट्टी, बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फर्स्ट क्लास का। अबरार था, वो इंजर्ड हो गया, वो हमारे लिए एक सेटबैक था बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए। इब्रार आपका एक हैड इवन प्लेइंग रिजल्ट बड़ा थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इब्रार इज अ मैजिकल बॉलर, 38 आउट एंड 6 टेस्ट में, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप एक और चीज़ नोट करो ना, जो स्ट्राइक करती है हमें कि हमारे स्पिनर्स किधर चले गए, इसका मतलब है आपकी पीछे जो ट्रांसमिशन लाइन है, यानी कि जो आपकी ब्रीडिंग ग्राउंड है डोमेस्टिक, इसका मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर चुका है। फोकस भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑन योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। रेड बॉल, अब आप देखो कि अभी मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर तो बने हैं, लेट्स होप कि कोई इनोवेशन तो कह रहे थे भाई कि वो तो कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेलें। यार ये मुझे समझ से बाहर है कि वो किस मूड में थे, आप किधर यहाँ से जाते हो, वो कह गए थे हम हराने के लिए जा रहे हैं, हाँ, और कम्पीट करने नहीं जा रहे। मेरी समझ से बाहर हैं ये दोनों चीज़ें। फिर रिजवान वाला, मोहम्मद रिजवान वाला बहुत, हाँ, वो भी उन्होंने कहा कि गलत आउट दिया, वो आउट था, बिकॉज वो होता ये है कि जो रिस्ट बैंड इज पार्ट ऑफ द ग्लव। अच्छा, ग्लव्स के साथ ही पहले, अब तो बड़े ग्लव्स भी आगे में जिनके रिस्ट बैंड्स होते हैं, वो बैट इन हैंड था, सो वो आउट था।
अच्छा आउट था वो जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर के गलत आउट दिया गया, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया। वही हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सरफराज को ड्रॉप इसलिए कर देते हैं कि सोशल मीडिया बर्जर्क हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि उसने अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या किया था, और 3 टेस्ट मैच के बाद हमने उसको वो क्या परफॉर्मेंस दे के आया, 99 की एवरेज थी फर्स्ट क्लास में। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट रिजवान, रिजवान इज अगेन आपका पक्का एक प्लेयर है, बल्कि अब तो टाइम आ गया कि ट्वाइलाइट प्लेयर सरफराज, अब आपको रिजवान को अप्रेंटिस अपना हसीबुल्लाह वगैरह को साथ लेके चलना चाहिए। सरफराज हैज़ हैड हिज टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक और जो हमारे लिए स्ट्राइकिंग चीज़ यहाँ पे इस टेस्ट मैच में नज़र आई, इमामुल हक 16 की एवरेज है इन ऑस्ट्रेलिया, कोई ऐसी कोई इंग्लैंड में एवरेज है कोई 18-19 की, साउथ अफ्रीका में भी कोई ऐसी है। तो इसका मतलब है कि ही इज़ ऑल्सो कंड्यूसिव फॉर लोकल पिचेस या एशियन कंडीशंस। साइम अयूब को हम लेके गए हुए हैं, अगले मैच में ट्राई करना चाहिए, खिलाना चाहिए जी। ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट, बट अभी उसका 1 सीज़न हुआ है, 1.5 सीज़न फर्स्ट क्लास का, उसको आप वाइट बॉल से लेके आएँ। ये इनका अच्छा प्लान है कि उसको T20 में ओपन करवाएं और फिर वर्ल्ड कप के लिए खिलाएं, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता, आपके पास अच्छे लड़के हैं, एक वो मोहम्मद हुरैरा है, शुएब मलिक का नेफ्यू, उसके 3 सीज़न हो गए, 300 भी किया हुआ है, 200 भी किया हुआ है। फिर एक लड़का ये अभी फिर दोबारा वो आया है, साहिबजादा फरहान। सो हैं आपके पास के जो कि टेस्ट मैच में आगे, शान मसूद कैन हिमसेल्फ ओपन द इनिंग्स। सो आपके पास वो है। जहाँ पे आपकी कमी आ रही है नंबर 6 सलमान अली आगा की आपने बात की, वो आधा तीतर आधा बटेर आपने कर ऐसे ही है, ठीक है ना। और वो दूसरा ना वो फुल बैट्समैन ना वो फुल बॉलर, और जो उसकी टेक्निक और मेथड है उसके लिए मुश्किल होगा इंग्लैंड में रन्स करना, न्यूजीलैंड में रन्स करना, या ऑस्ट्रेलिया में रन्स करना, या साउथ अफ्रीका। आज थोड़ा सा उसने एंड पे जरा उम्मीद थोड़ी सी दिलाई थी, जब उसने तेज तेज चलाना शुरू किया, वो स्ट्रेटजी अच्छी थी। मुझे बड़ी अच्छी चीज़ याद करा दी सलमान के हवाले से। सलमान एक अच्छा प्लेयर है उस सेंस में कि तगड़ा है, लेकिन जब हमने देखा कि उसने तीसरी गेंद पे 50 करने के चक्कर में सिंगल लेके शाइन को सामने ले आया, एक्सपोज कर दिया। तो इसका क्या मतलब, पर्सनल लैंडमार्क्स और इनसिक्योरिटीज। एग्जैक्टली। तो ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये होस्ट बोर्ड का, अपना इनके बोर्ड का काम। सर चेंजेस इतनी ज्यादा होती है कि हर प्लेयर को लग रहा था ये मेरा आखिरी मैच है। ये भी सुन लें, वो आखिरी मैच समझ के खेल रहा है। ये भी सुन लें कि हमने अबाउट 23 चेंजेस किए हैं इन द लास्ट 2 years, ऑस्ट्रेलिया ने 1 किए। 1 डिफरेंस, बिग डिफरेंस। तो आप जब 11 पक्के सीजन खिलाएंगे, और पिछले 3 साल में, बल्कि 3 में भी नहीं, जब से ये ट्रियो बना है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, तो सवाई इंडिया के वो वहाँ पे सीरीज़ जीते हैं और टेस्ट मैच जीते थे उससे पहले, उसके अलावा नो टीम, इंग्लैंड हैज़ बीन बैटर्ड इन 15 टेस्ट मैचेस। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। अच्छा। और पाकिस्तान क्यों नहीं जीत पाता वहाँ पे? क्योंकि आपको अब ये नहीं होता कि इन प्लेयर्स से आप एक्सपेक्ट करें कि ये जाके आउट ऑफ द स्किन तो खेल सकते। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक इस चीज़ पे भी प्लानिंग में मुझे एक ये भी खामी नज़र आ रही थी कि हम खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, पहला मैच हमारा पर्थ में है, और हम टीम का ट्रेनिंग कैंप हमने कहाँ लगाया, पिंडी में, जो कि रेट हुई है वन ऑफ द स्लोएस्ट विकेट्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, आप जहाँ मर्जी कैंप लगा लें। एट द एंड ऑफ द डे आपके प्लेयर की फिटनेस, एंड्योरेंस, स्किल सेट, बायोमैकेनिक्स। वो लड़का जो था खुरम शहजाद, उसके साथ क्या हुआ? चाहे वो हाई इंटेंसिटी जोन में आया, उसमें जोर ज़्यादा लगा, बायोमैकेनिक्स उसके एक्शन की ठीक नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है, वो सेंट्रल लाइन से डेविएट करता है। उसका एब्डोमिनल मसल भी उड़ गया, उसके रिब भी फ्रैक्चर हो गए। और फिर हम ये भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, अब मॉडर्न क्रिकेट में एक ज़माने में जो मार्केटिंग और मर्चेंडाइज के होती थी ना, कि बहुत बड़ा चीज़ है और क्रिकेट ऑपरेशन, अब आपके पास एक प्रॉपर मेडिकल पैनल होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो इनका वर्कलोड मैनेजमेंट करे, जो इनकी बायोमैकेनिकल एनालिसिस करे, पता लगे इनको कि इंजरी प्रिवेंशन करनी। तो माजरत ही अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह कर रहे हैं, जो आपके पास थे भी डिप्लोमा होल्डर बैठे हुए लेके सारे डिप्लोमा होल्डर। बड़ी अच्छी बात की है। अब टाइम आ गया हुआ है स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशनिस्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट बायोमैकेनिस्ट, किनेजोलॉजिस्ट। अब हम पता नहीं कहाँ बैठे हैं। सर जो न्यूजीलैंड के लिए हमने जो टीम सेलेक्ट की है, वो आप समझते हैं कि हम बेहतर अप्रोच के साथ हम बढ़ रहे हैं वर्ल्ड कप की तरफ? हाँ, T20 के लिए इट इज़ नॉट दैट बैड अ टीम, और उसमें सिर्फ आपको ये डिसाइड करना होगा। आप वैसे तो एक लॉबी बना के और कबीला सिस्टम में पीछे पड़ गए हैं कि रिजवान और बाबर आजम को ओपन नहीं करना चाहिए, ये इनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन क्या सस्टेनेबिलिटी होगी इन लड़कों में जो नए खेलेंगे? क्योंकि टॉप टीयर पे जाके वहाँ पे खेलना डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आपकी वहाँ पे बॉलिंग तगड़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ हारिस रऊफ, और नसीम शाह शुड बी बैक बाय द टाइम वर्ल्ड कप होता है। लेट्स होप उसको दोबारा बेड़ा गर्क ना करें। वैसे हारिस रऊफ का फिर चल रहा था, आज शायद अफरीदी के ऊपर पड़ रहा था, वो कहते कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम। इट्स अगेन रॉन्ग। मुझे नहीं पता लाला क्यों कह रहे हैं, शायद कि उसने 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं यार,
7 फर्स्ट क्लास मैच के साथ जो लड़का वनडे में एक्सपोज हो गया, क्योंकि वो 50 ओवर्स का फॉर्मेट भी नहीं खेला हुआ, लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेला हुआ, तो वो वहाँ पे एक्सपोज हो गया। वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा 2023 में, उसको आपको खिलाना पड़ेगा। यस, ही हैज एक्सप्रेस पेस, बट सिर्फ पेस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेले। 3 सेशन में आपने सस्टेन बॉलिंग करनी है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने तस्वीर गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, आई होप आपने एंजॉय की होगी ये डिबेट डिस्कशन। चूँकि डॉक्टर साहब के पास जो स्टैट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।